स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। अब तक हमने ऊष्मागतिक इंजन, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का अध्ययन किया और कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम ऊष्मागतिक ताप पैमाने के बारे में अध्ययन करेंगे। ताप पैमाने या थर्मामीटर बहुत कॉमन वर्ड है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ताप का मापन करने के लिए हम पदार्थ के कुछ गुणों का उपयोग करते हैं, जैसे मरकरी थर्मामीटर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो पारे के रेखीय प्रसार के गुण पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार गैस तापमापी गैस के आयतन प्रसार पर, और प्रतिरोध तापमापी पदार्थ के प्रतिरोध के गुण का उपयोग करता है। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। इसका मूल कारण यह था कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वह कार्यकारी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता, केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करता है। इसलिए इस पर आधारित जो ऊष्मागतिक जो ताप पैमाना होगा वह कार्यकारी पदार्थ के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए माना एक उत्क्रमणीय इंजन है जो ताप θ1 पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और निम्न ताप θ2 पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो ऐसे इंजन की दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, ईटा इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन Q1 से देते हैं। जहाँ पर ताप θ1 θ2 पर दक्षता निर्भर करती है और दोनों तापों का फलन होती है। तो मान लिया दक्षता नीटा जो है वो θ1 और θ2 का फंक्शन है, फलन है, और फलन को हमने F से डिनोट किया हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों का यदि उपयोग करें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी Q2 इक्वल टू 1 - F2 - F1। तो इससे Q2 अपॉन Q1 का मान हम ज्ञात करें तो हमारे पास इस प्रकार से एक मान आता है, Q1 - Q2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 - F, स्मॉल f लिया हुआ θ1 θ2 का फंक्शन है। तो यह एक नया फंक्शन बन जाता है, कैपिटल F θ1 θ2 पर निर्भर करता है। तो यह एक नए फलन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। माना उत्क्रमणीय इंजन अन्य ताप θ2 और θ3 के बीच कार्य करता है। तो दूसरा ताप हमने ले लिया θ2 और θ3, जहां पर θ2 का मान θ3 से ज्यादा है। θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा का निष्कासन कर देता है। तो हमारे पास Q2 अपॉन Q3 का जो मान है वह फंक्शन के रूप में हमारे पास आ गया F θ2 और θ3 के फलन के रूप में। इसी प्रकार अगर उत्क्रमणीय इंजन जो है वह θ1 और θ3 ताप के मध्य कार्य करे तो हमारे पास फंक्शन Q1 अपॉन Q3 का मान जो है फंक्शन ऑफ θ1 θ3 के इक्वल आएगा। परंतु θ1 अपॉन θ3 जो है वह θ1 अपॉन θ2 इंटू θ2 अपॉन θ3 के इक्वल होता है। हमने पूर्व में जो समीकरण हैं उनमें θ1 अपॉन θ2 का मान भी ज्ञात कर रखा है, θ2 अपॉन θ3 का मान भी हमने ज्ञात कर रखा है। इसी प्रकार हमने θ1 अपॉन θ3 का मान भी ज्ञात कर रहा है। इन तीनों फंक्शन का फलन का मान का यदि हम उपयोग करें तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से आती है, जिसमें f θ1 θ3 का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में Q1 अपॉन Q2 का मान रखेंगे तो फंक्शन θ1 θ2 इंटू फंक्शन ऑफ θ2 θ3।
इस समीकरण को ध्यान से देखने पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो θ1 और θ3 पर निर्भर करता है, केवल प्रथम और तृतीय ताप पर निर्भर करता है, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो θ1 θ2 और θ2 और θ3 पर निर्भर करता है। यानी एक अतिरिक्त फंक्शन आ गया, एक वेरिएबल आ गया हमारे पास में θ3, जो केवल राइट हैंड साइड में यानी θ2 में कोई भी परिवर्तन किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में परिवर्तन होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए कि इन दोनों फंक्शन में अगर हम θ1 θ2 और θ2 और θ3 के फंक्शन को यदि मल्टीप्लाई करें तो θ2 एलिमिनेट हो जाए, तो जो फंक्शन है θ1 θ2 यह कुछ फंक्शन इस प्रकार से होना चाहिए, फाई जो θ1 का फंक्शन है और फाई जो θ2 का फंक्शन है उन दोनों के अनुपात के तुल्य हो। तो इस प्रकार का फंक्शन यदि है तो हम f θ1 θ2 और f θ2 θ3 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो θ2 वेरिएबल वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये कार्नो इंजन का ब्लॉक डायग्राम जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें दो थर्मोडायनेमिक इंजन लिए हुए हैं जो दो डिफरेंट टेम्परेचर θ1 θ2 और θ2 θ3 के बीच में कार्य कर रहा है, और तीसरा इंजन जो है वह θ1 और θ3 के बीच में कार्य करता है। तो इस प्रकार के फंक्शन को यदि हम रख के इसको हल करें तो हमारे पास में θ2 वाला पार्ट यहाँ पे ये एलिमिनेट हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही θ2 पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में Q1 अपॉन Q2 का मान जो है फंक्शन ऑफ θ1 अपॉन θ2 के इक्वल होता है। चूंकि θ1 का मान ज़्यादा होता है, उच्च ताप पर ऊष्मा ग्रहण करता है कार्नो इंजन, और निम्न ताप पर सिंक को ऊष्मा प्रवाहित करता है। तो θ1 का मान जो है वो θ2 से ज़्यादा होता है, इस कारण Q1 का मान भी Q2 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार जो ये फंक्शन हमारे पास हमने जो डिफाइन किया है f, जो कि थीटा का फंक्शन है, वह टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होना चाहिए। यानी टेम्परेचर के मान अधिक है तो फंक्शन का मान अधिक होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, फंक्शन θ1 इज ग्रेटर देन फंक्शन θ2। तो इसके लिए यह स्पष्ट है कि यह थीटा ताप का एक रेखीय फलन होना चाहिए। इन ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती फंक्शन में वृद्धि होनी चाहिए। तो हम इसे एक डिफरेंट टेम्परेचर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। नवीन ताप पैमाना ले लिया और इसको टॉ से डिफाइन कर दिया है। तो 5 θ1 का मान टॉ1 आ गया, और 5 θ2 का मान टॉ2 से डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास Q1 अपॉन Q2 का मान जो है वह टॉ1 अपॉन टॉ2 के इक्वल आ गया। यानी जो हमने नया ताप पैमाना लिया है, तो ताप पैमाना में ताप का जो अनुपात है वह ऊष्माओं के अनुपात के तुल्य होता है। इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन की जो दक्षता है वह कुछ इस प्रकार से आ गई, ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस टॉ2 अपॉन टॉ1 या T2 अपॉन T1। यह हमने कार्नो इंजन में दक्षता से व्यक्त किया था, जहाँ पे T जो है वह परम ताप को शो करती है। तो यह परम ताप स्केल पर ताप पैमाने को के तुल्य होता है। इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये जो समीकरण नंबर 10 है, इस समीकरण नंबर 10 में अगर T2 का मान शून्य कर दिया जाए तो Q2 का मान शून्य हो जाएगा, और दक्षता का मान क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इस शून्य ताप पैमाने को परिभाषित कर सकते हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन के द्वारा ली गई ऊष्मा सिंक को निष्कासित नहीं की जाती, अर्थात स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण हो जाता है। दक्षता 100% होती है। तो इस केस में सिंक का जो ताप है वह परम शून्य ताप से परिभाषित किया जाता है।
परंतु किसी भी द्रव का ताप जो है इस ताप से नीचे संभव नहीं होता। इसीलिए हमने इसे क्या परम शून्य ताप कहा है, क्योंकि ताप का मान इससे कम संभव नहीं है। अर्थात सिंक का ताप अगर ऋणात्मक हो तो उस केस में दक्षता का मान क्या होगा, 100 से अधिक हो जाएगा। दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी केस में इंजन के सिंक की जो ताप है वह शून्य ताप से कम नहीं लिया जाता। इसी प्रकार ताप पैमाने में भी जो ताप होगा वह परम शून्य ताप से कम संभव नहीं होता, इसीलिए इसे परम शून्य ताप के नाम से डिफाइन किया गया है। दूसरा, स्केल की जब हम बात करते हैं तो हमें एकांक वैल्यू पता होना चाहिए, यानी ऊष्मागतिक ताप पैमाने में ताप पैमाने के एक अंश का मान क्या है यह ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ऊष्मागतिक जो इंजन है, हमारा कार्नो इंजन है, उसके जो 4 प्रक्रम होते हैं उनको हमने यहाँ पे पीवी आरेख से प्रदर्शित किया है, जहाँ पे ए बी जो है वह समतापीय प्रसार, फिर बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार, फिर सी से डी तक समतापी संपीड़न और अंत में डी से ए तक रुद्धोष्म संपीड़न होता है और एक चक्र पूर्ण होता है। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक भाग का मान, एक अंश का मान ज्ञात करने के लिए हमने माना कि हमारा इंजन जो है वह जल के क्वथनांक और हिमांक अर्थात वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में कार्य करता है। इस प्रकार के उत्क्रमणीय कार्नो इंजन का जो पीवी आरेख है वह हमने चित्रानुसार प्रदर्शित किया हुआ है, और इसमें किया गया जो कार्य है वह W इस बंद वक्र ABCD के आयतन या क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि इस कार्य क्षेत्र को समतापीय वक्रों के समानांतर 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग का क्षेत्रफल का जो कार्य है, एक भाग के क्षेत्रफल के कार्य करने वाले कार्नो इंजन लें तो उस कार्नो इंजन में स्रोत व सिंक के मध्य तापांतर क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अर्थात किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के क्वथनांक और हिमांक के बीच कार्नो इंजन के द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग, उसका यदि 100वां भाग है तो उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत व सिंक के मध्य तापांतर जो है वह 1 डिग्री या 1 डिग्री के तुल्य होता है। अर्थात टॉ एस और टॉ आई का जो मान है वह 100 डिग्री के तुल्य होता है। और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो है वह अज्ञात ताप ज्ञात करना। हमने यहाँ पे परम शून्य ताप यानी इसका 0 कहाँ होगा वह रेफरेंस पॉइंट हमने ज्ञात कर लिया। इसके जो ताप पैमाना है उसके एक भाग का मान क्या होगा वह हमने ज्ञात कर लिया। अब अंतिम भाग जो इसका रहता है कि इस ताप पैमाने के द्वारा किसी अज्ञात ताप का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो माना एक कार्नो इंजन जो जल के क्वथनांक पर QS ऊष्मा ग्रहण करता है और हिमांक पर Q1 ऊष्मा या QI ऊष्मा निष्कासित कर देता है, तो टॉ S अपॉन टॉ आई इक्वल टू QS अपॉन QI के तुल्य होता है। और दक्षता का जो फॉर्मूला है उससे हमारे पास समीकरण आ जाती है टॉ S अपॉन टॉ आई माइनस 1 एंड इक्वल टू QS अपॉन QI माइनस 1। तो यहाँ से हमने टॉ आई का मान ज्ञात कर लिया। टॉ आई इक्वल टू आ जाएगा टॉ S माइनस टॉ आई अपॉन QS अपॉन QI माइनस 1। परंतु जो जल है उसके क्वथनांक और हिमांक के मध्य तापांतर जो होता है वो 100 के तुल्य होता है, 100 के तुल्य होता है, तो उसका मान हमने रख दिया। तो इससे हमारे पास टॉ आई का मान आ गया। टॉ आई का जो मान है वह आ गया हमारे पास 100 इंटू QI अपॉन QS माइनस QI। इस प्रकार हमने TI का मान ज्ञात कर लिया।
इसी प्रकार यदि कोई इंजन जो है वह किसी अज्ञात ताप टॉ तथा हिमांक के बीच कार्य कर रहा है तो ताप टॉ और ऊष्मा उससे ग्रहण की गई ऊष्मा Q है, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी टॉ अपॉन टॉ आई इक्वल टू Q अपॉन Q आई। ये माना गया और यहां से हम टॉ आई का मान समीकरण 13 में रख दिया और वहां से हमने टॉ का मान ज्ञात कर लिया। तो टॉ इक्वल टू आ गया 100 Q अपॉन QS माइनस QI। तो इस प्रकार हम किसी भी अज्ञात ताप का मान ऊष्मागतिक ताप पैमाने की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट जहां पे हम ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाने की तुलना करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यह और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाना इक्वल होता है या इनकी तुलना कीजिए या इनकी तुलना की व्याख्या कीजिए। तो एक आदर्श तापमापी में मापे गए जो ताप है T1 और T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है उसको हम ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 से व्यक्त करते हैं, जहां पे T2 सिंक का ताप होगा और T1 स्रोत का ताप होता है। ऊष्मागतिक ताप पैमाने में जो ताप है उसको हम टॉ 1 और टॉ 2 से व्यक्त करते हैं। तो कार्नो इंजन की जो दक्षता है उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस टॉ 2 अपॉन टॉ 1। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमारे पास माना गया T2 अपॉन T1 इक्वल टू टॉ 2 अपॉन टॉ 1, अर्थात इन दोनों ताप पैमानों के किन्हीं दो तापों का जो अनुपात है वह समान होता है, जो हम समीकरण 3 में देख रहे हैं। इसी प्रकार T2 का मान अगर शून्य है तो टॉ का मान भी शून्य के बराबर होता है, अर्थात दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप जो होता है आदर्श इंजन के सिंक के उस ताप को व्यक्त करता है जिसमें कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वह 100% होती है। तो दो चीज़ों की तुलना हमने यहाँ पे कर ली, दो तापों का अनुपात समान रहता है और इनका जो रेफरेंस पॉइंट है शून्य ताप का वह भी समान रहता है। दोनों ही पैमानों में जल के क्वथनांक और हिमांकों के मध्य तापांतर का मान भी 100 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि टॉ एस और टॉ आई का मान क्या है, इक्वल मिल रहा है। इसीलिए ताप पैमाने में 1 डिग्री का आकार भी क्या होगा, समान होगा। माना कार्नो इंजन जल के क्वथनांक और हिमांक के मध्य कार्य कर रहा है, तो समीकरण जो कार्नो इंजन की दक्षता का जो फॉर्मूला है वहाँ पे हमने वैल्यू रख दी ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी आई अपॉन टी एस इक्वल टू 1 माइनस टॉ आई अपॉन टॉ एस। और इनको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है टी एस माइनस टी आई अपॉन टी एस और टॉ आई माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, टॉ एस माइनस टॉ आई अपॉन टॉ एस। ये वैल्यू आ गई हमारे पास और इसे यदि तुलना करें तो हमारे पास टी एस और टॉ आई का मान समान है और इसी को आगे कंपेयर करने पर हमारे पास में टी आई और टी एस का मान समान होता है, अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाने में जल के क्वथनांक और हिमांक के ताप समान होंगे, अर्थात दोनों पैमानों में एकांक जो भाग है उसका आकार 1 डिग्री दोनों ही पैमानों में समान होता है। दोनों पैमाने प्रारंभिक ताप परम शून्य ताप भी समान होता है, अर्थात दोनों ताप पैमाने जो हैं वह एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। तो इस प्रकार हमने ऊष्मागतिक ताप पैमाने के बारे में अध्ययन किया जो कि कार्नो इंजन पर आधारित है और इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वह यह कि
यह ताप पैमाना कार्यकारी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करता। कार्यकारी पदार्थ को यदि परिवर्तित भी कर दिया जाए तो इस ताप पैमाने के ताप में या उसके मापन में कोई अंतर या त्रुटि नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस केस में। थैंक यू वेरी मच।